राजेश चंद्रानी मदनलाल जैन रचित लोमहर्षक हिंदी धारावाहिक कहानी सुनाने के लिए मैं सौम्य आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी के इस प्रथम एपिसोड का शीर्षक है युद्ध, जीवन के और 70 वर्ष। इसे बनकर नहीं, अधिक सही बेसमेंट कहना होगा, जहां और कुछ लोगों के साथ मैं और मेरा परिवार पिछले 4 दिनों से रह रहे हैं। मेरा नाम बोरिस को है। मेरी उम्र 42 वर्ष है। अपनी पत्नी बोहुस्लावा तथा अपने 11 वर्षीय बेटे और 7 वर्षीय बेटी सहित हम घर से भाग आए हैं और अब सभी यहाँ छुपे हुए हैं। यह एक निर्माणाधीन टावर का बेसमेंट है। बड़े से इस बेसमेंट की अभी ग्राउंड लेवल पर छत ही निर्माण की गई थी। लोहे की मोटी छड़ों के भारी मात्रा में प्रयोग से ये बेसमेंट किसी बंकर जैसी मजबूत और सुरक्षित प्रतीत होती है। देश की सीमाओं से हमारे शहर तक भीतर घुस आए युद्ध में हमें अपने घर से यहाँ रहना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित लग रहा है। दिन और रात में निरंतर ही आसपास तथा दूर से मिसाइलें, गन चलने और गोलों के फटने की आवाजें गूंजती सुनाई पड़ती रहती है। वातावरण में लगातार बारूदी गंध से हवा पानी सब दूषित हुआ है। बेसमेंट होने से यहाँ ऑक्सीजन की कमी है और प्रकाश भी कम रहता है। अभी यह निर्माणाधीन है, इसमें रोशनी के लिए कुछ ही लैंप लगे हैं। विद्युत प्रवाह के अवरुद्ध होने से इनसे भी प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। शायद हमले में प्रयोग की गई किसी मिसाइल ने बिजली ट्रांसफार्मर को ही क्षति पहुंचा दी है। यहाँ रहने को स्थान तो बहुत है, मगर सोने एवं बैठने के लिए कठोर फर्श ही है। वॉश बेसिन, टॉयलेट एवं पानी का सही प्रबंध नहीं है। हम घर से भागते हुए बैग्स में पहनने हेतु एवं ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े लाए थे। वो सब पिछले 4 दिनों में फर्श पर बैठे और लेटे रहने से गंदे हो गए हैं। बोहुस्लावा और मेरे दोनों बच्चे घर की पर्याप्त सुविधाओं में रहने के अभ्यस्त रहे हैं, अतः यहाँ बेसमेंट में रहना उनके लिए कठिन हो रहा है। बोहुस्लावा एवं मैं जैसे तैसे रह रहे हैं, मगर बच्चों के मुख निराशा और यहाँ की कठिनाइयों से कुम्हलाए हुए हैं। पहले दिन से हम यह मान रहे हैं कि यह युद्ध शायद ही अधिक दिन चल सकेगा। हम पर इस तरह रहने की मुसीबत हमें आशा थी कि 2-3 दिनों में ही टल जाएगी, किंतु अब 4 दिन हो गए हैं। पहले दिन की अपेक्षा युद्ध अब अधिक तीव्र हो गया मालूम पड़ता है। अब अधिक खतरनाक अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इनकी आवृत्ति भी बढ़ गई है, साथ ही शोर भी बहुत बढ़ गया है। हमारे साथ लाया भोजन भी 2 दिन में खत्म हो गया। तीसरे दिन बेसमेंट में छुपे और पुरुषों के साथ छुपते छुपाते हम बाहर निकले। हम एक रेस्टोरेंट में घुसकर खाने की सामग्री एवं पानी की बोतलें उठा कर ले आए, जिससे हमारे पेट तो भर रहे हैं, मगर बोहुस्लावा एवं बच्चों को बेसमेंट के दूसरी ओर फर्श पर ही मलमूत्र त्याग करने में शर्म आती है। आज मेरा सब्र टूट रहा है। भूखे होने पर भी मेरे बेटे ने बोहुस्लावा से कहा, माँ, अब मैं कुछ ना खाऊंगा, ना ही पानी ही पीऊंगा। खाने पीने से मुझे मलमूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ हमें जैसा करना पड़ रहा है, मुझसे वैसा करते नहीं बनता है। देखो ना, यहाँ सब तरफ कितनी गंदगी और दुर्गंध फैली हुई है। मेरे बेटे की बात सही है। कम प्रकाश, कम ऑक्सीजन, बारूद और मलमूत्र की गंदगी से फैल रही दुर्गंध वाली इस जगह में हम बिना नहाए, गंदे हुए वस्त्रों में आदि मानवों की तरह रहने को लाचार हुए हैं। अपने भाई की बात सुनकर मेरी मासूम बेटी ने पूछा, माँ, हम कब तक यहाँ रहेंगे? हम कब वापस अपने घर चल सकेंगे? बोहुस्लावा ने निरीह दृष्टि से मुझे देखा है। किसी तरह वो अपने को रोने से रोक पाई है। आज फिर हमारा खाना खत्म होने वाला है। मुझे और लोगों के साथ पुनः खतरा उठाकर खाने के प्रबंध के लिए इस बेसमेंट से निकलकर जाना है। मैंने दोनों बच्चों को अपने बाहुपाश में लिया है, अपने सीने से लगाकर उन्हें झूठी तसल्ली देते हुए कहा है, बच्चों, बस आज शायद आखिरी दिन होगा, कल ये सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने पूछा, मेरे पापा, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटे, आज अभी हम लोग बाहर जाएंगे और जब वापस आएंगे तो खाने की अच्छी अच्छी चीजों के साथ ही मैं कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट भी लेकर आऊंगा। मैंने कहा तो, मगर जानता हूँ कि मेरा आश्वासन झूठा भी सिद्ध हो सकता है। पापा, क्या मुझे आइसक्रीम मिलेगी? अगर आइसक्रीम मिली तो मैं उसे खा लूंगा। मैं मलमूत्र की दुर्गंध का कष्ट भी मैं भूल जाऊंगा। मेरा बेटा अच्छी भोज्य सामग्री की बात सुनकर उनके सेवन के लिए लालायत हो गया। मैं स्वयं संदेह में हूं कि मैं आइसक्रीम ला भी पाऊंगा या नहीं। फिर भी मैंने आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ बेटे, आपके पापा अवश्य ही आइसक्रीम भी लेकर आएंगे। अब हम 6 लोग मिलकर खाने के प्रबंध के लिए जाने को तैयार है। तभी बोहुस्लावा की उदास आंखों में ऐसे भाव है जैसे वो कह रही हो, प्रिया, खाने के लिए कुछ न मिले तो कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे, मगर आप सकुशल अवश्य ही लौट आना।
भोजन की तलाश को निकलते हुए इस बार सभी ने बड़े बड़े बैग लिए हुए हैं। मैंने भी 2 बैग ले लिए हैं। हम बाहर निकले ही हैं, तभी कुछ दूर पर गोला फटने की आवाज आई है। हम बचते बचाते उस रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं, जहां से 2 दिन पूर्व हमने खाने की सामग्री चुराई थी। वहां अब कुछ नहीं रह गया है। हम जैसे दूसरे लोग इसे खाली कर चुके हैं। हमें अब नई जगह के लिए भटकना पड़ रहा है, जहां से हमारे कुछ और दिन खाने का प्रबंध हो सके। जबकि चारों ओर फायरिंग, बम फटने की आवाजें रुक रुक कर आ रही हैं। हमें अपने जीवन के लिए भोजन चाहिए, मगर इस चक्कर में हमारा जीवन बचा रहेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसमेंट में आश्रय लेने वाले हम 6 पुरुष में से 4 फैमिली वाले हैं, जबकि 2 नौजवानों के साथ उनके बूढ़े माँ पिता हैं। हमें अपने लिए नहीं, अपने बड़े बूढ़ों, बच्चों एवं पत्नी के लिए अपने प्राणों पर खतरा लेना ही है। हमें दूर तक जाना पड़ा है। एक सूने पड़े मॉल में हम मुश्किल से शटर तोड़कर घुसे हैं। फिर उसके भीतर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में से हमने पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, चॉकलेट और अन्य सामग्रियां अपने बैग्स के हवाले की है। मैंने विशेषकर वहां रखे बड़े फ्रिज से बहुत सी आइसक्रीम ली है। जब मुझे लगा कि मेरे पास अब 3 दिन खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो गया है, इससे मैं रुक गया हूं। अब मेरे दोनों बैग्स इतने भारी हो गए हैं कि उन्हें लेकर वापस बेसमेंट तक लौटना बहुत कठिन होने वाला है। इस बीच मेरे 3 साथी वाइन शॉप में घुस गए हैं। उन्होंने अपने बैग में वोडका एवं विस्की की बोतलें भी भर ली हैं। वापस लौटने के सीधे रास्ते में दोनों पक्षों की सेनाओं में मुठभेड़ होते दिखाई देने पर हम लंबे रास्ते तक भारी भारी बैग टांगे लौट रहे हैं। इस रास्ते में मुझे अपने अपार्टमेंट का ध्वस्त हुआ दुखद दृश्य देखने मिला। भारी बैग लेकर एवं भारी हृदय लौटते हुए मैं सोच रहा हूं कि मेरी बेटी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब क्या बचा है। अगर युद्ध रुक जाए तो भी लौटने के लिए हमारा घर ही अब रह नहीं गया है। हमारे लौटते तक दिन ढलने को ही आ गया है। मुझे कुशल देख बोहुस्लावा की आंखों में हर्ष है। बच्चे चॉकलेट और आइसक्रीम देख प्रसन्न हो गए हैं। रात में हम सब जब भोजन कर रहे हैं, तब मेरे साथियों ने मुझे ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। हम सभी पुरुष लूट कर लाई हुई वोडका पीकर अपने दुख दर्द भूलने की कोशिश कर रहे हैं। वापस परिवार के पास आकर मैंने बोहुस्लावा का दिया खाना खाया। फिर मैं बेसुध होकर जमीन पर सो गया। अगली सुबह उठा तो मुझे बोहुस्लावा रोती हुई मिली। मेरे एवं बच्चों के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बस वह रोते ही जा रही है। आसपास की कुछ और महिलाएं भी इसी स्थिति में दिख रही है। इससे मेरा माथा ठनका। मैं बोहुस्लावा के गले में हाथ डालकर उसे बेसमेंट के बाहर ले आया। बोहुस्लावा ने अकेले में मुझे बताया, रात अंधेरे में कुछ सैनिक टार्च लेकर बेसमेंट में आए थे। उन्होंने सो रहे बच्चों एवं पुरुषों के बीच से मुझ सहित 4 औरतों के मुंह दबा लिए थे। फिर वे हमें बेसमेंट के बाहर खींच कर ले गए थे। तारों भरे आसमान के नीचे सर्द भूमि पर पटक कर उन्होंने हम चारों के साथ एकाधिक बार रेप किया। फिर वे हमें छोड़कर भाग गए। अंधेरे में हम पहचान नहीं पाए ये दुष्कर्मी सैनिक हमारे अपने देश के थे या हमारे दुश्मन के थे। बताते हुए बोहुस्लावा का गला रुंध गया। मैंने बोहुस्लावा को सांत्वना देने के लिए कहा, प्रिय तुम इतनी दुखी न रहो। अपने जीवन में मैंने कुछ और औरतों से संबंध रखे हैं। तुम्हारे साथ 1-2 सैनिकों ने दुष्कर्म कर लिया, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हम दोनों में प्रेम पहले जैसा ही रहेगा। ये सैनिक परस्पर देशों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं या ये हम नारी जात के विरुद्ध हैं। यहाँ बात संबंध की नहीं है, बात हम औरतों पर जबरदस्ती की है। तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए बोहुस्लावा ने अपनी बात कही। मैंने उसे आलिंगन में लिया और कहा, अब चलो, यहाँ हमारी जान का खतरा है। हमारे बच्चे बेसमेंट में अकेले हैं। वापस आते हुए मेरे मन में प्रश्न और दूसरे भी हैं। किन लोगों ने धरती पर ये काल्पनिक सीमा रेखाएं खींच दी हैं? किस धर्म प्रवर्तक या भगवान ने दूसरे धर्मावलंबियों से घृणा रखने को कहा है? मुझे नहीं चाहिए कोई देश या धर्म का ऐसा बंधन जिसमें कोई दूसरा पहले पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यूं अपमानित करे। मुझे चाहिए अपने बच्चों का सम्मानजनक जीवन, जो उन्हें अभी कम से कम 70 वर्ष और जीना है। धारावाहिक कहानी युद्ध का प्रथम अंक समाप्त हुआ।